Hello students, in this video lecture we will discuss about the set reset type of latch. In the previous video lecture I have already told you why the latch circuit is needed. Latches are used to store informations in the form of bits, that is 0 and 1. So here I have designed a basic latch circuit called SR latch circuit using NOR gate. It can be constructed using NAND gate also. For that we require two NAND gates. So first of all I will discuss about how to construct a latch circuit using NOR gate, then I will discuss about the construction using a NAND gate. Okay. So for that we required a pair of cross-coupled NOR or NAND gate. So let us first consider we are talking about construction of latch using NOR gate. So we required a pair of NOR gate and they are connected in a cross-coupled fashion. Okay, what is cross-coupled fashion? Let me discuss that. Here there are two NOR gate. Here it is one NOR gate and here this is second NOR gate. If the output of one NOR gate is given as input to the other NOR gate, देन इट इज कॉल्ड ए क्रॉस कपल्ड कनेक्शन. तो क्रॉस कपल्ड कनेक्शन में क्या होता है कि एक नॉर गेट का आउटपुट दूसरे नॉर गेट को एज इनपुट गया होगा. जैसे कि इस नॉर गेट का जो आउटपुट है वो ऊपर में जो नॉर गेट है उसको एज इनपुट गया है. ठीक है, तो ऐसे कनेक्शंस को हम बोलते हैं क्रॉस कपल्ड कनेक्शन, जिसमें क्या होता है दो नॉर गेट यूज किया जाता है, एक का आउटपुट दूसरे नॉर गेट को एज इनपुट जाता है. जैसे कि इस नॉर गेट का जो आउटपुट है यहाँ से आउटपुट मिलेगा इस नॉर गेट का, ये यहाँ से देखो इस नॉर गेट को एज इनपुट गया है और ये जो नॉर गेट है इसका जो आउटपुट है वो पहले वाले जो नॉर गेट है उसको एज इनपुट गया है. ठीक है, बेसिक होता है क्या कि एक नॉर गेट में दो इनपुट रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक इनपुट दिया जाता है उसको हम आर बोलते हैं और इस नॉर गेट में एक इनपुट दिया जाता है जिसको हम एस बोलते हैं. ठीक है, तो बेसिक कनेक्शन समझ में आ गया कैसे कनेक्ट करना है. दो नॉर गेट लेना है, एक इनपुट आर रहेगा, दूसरे नॉर गेट का एक इनपुट एस रहेगा और ये वाले नॉर गेट का जो आउटपुट होगा वो ये वाले नॉर गेट को एज इनपुट जाएगा और इस नॉर गेट का जो आउटपुट होगा वो ऊपर में जो नॉर गेट है उसको इनपुट के हिसाब से जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूरा कनेक्शन है इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखो यहाँ पे दो नॉर गेट को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है. इस नॉर गेट का जो आउटपुट है वो ये वाले नॉर गेट को एज इनपुट गया है और इस नॉर गेट का जो आउटपुट है वो फर्स्ट नॉर गेट को एज इनपुट गया है. और यहाँ पे सेपरेटली आर एंड एस, दीज आर द टू इनपुट्स ऑफ दिस टू नॉर गेट, जिससे कि हम एक्सटर्नली आर एंड एस का वैल्यू को चेंज करके क्यू एंड क्यू आर को चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे क्यू इस ये जो फर्स्ट नॉर गेट है इसका आउटपुट को हम क्यू बोले हैं और ये जो सेकंड नॉर गेट है इसके आउटपुट को हमने क्यू आर बोला है. ठीक है, तो बेसिकली क्यू एंड क्यू आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. मतलब यहाँ पे क्यू अगर तुमको 0 मिल रहा है तो क्यू आर यहाँ पे 1 मिलेगा. तो इसलिए ये दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर बोलते हैं और ये क्यू एंड क्यू आर को एक्सटर्नली चेंज करने के लिए हमारे पास एस एंड आर इनपुट प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर एस एंड आर का वैल्यू चेंज करोगे यहाँ पे क्यू एंड क्यू आर का वैल्यू भी चेंज हो सकता है. तो यही सेम सर्किट को हमने ऐसे कनेक्ट करके दिखाया है. तो इसी कनेक्शन को हम क्रॉस कपल्ड कनेक्शन बोलते हैं. किसको कि एक नॉर गेट का जो आउटपुट है अगर वो दूसरे नॉर गेट को एज इनपुट जाएगा और ये वाले नॉर गेट का जो आउटपुट है वो फर्स्ट नॉर गेट को एज इनपुट आएगा, तो इसी कनेक्शन को बोला जाता है क्रॉस कपल्ड कनेक्शन, जो कि यहाँ पे लिखा गया है क्रॉस कपल्ड कनेक्शन. दो इनपुट लिया गया है एस एंड आर. सो यहाँ पे एस एंड आर दीज आर द टू इनपुट्स. ओके, एंड टू आउटपुट, यहाँ पे दो आउटपुट रहते हैं, एक क्यू एंड क्यू बार. बट बेसिकली मेरा जो आउटपुट में जब भी तुमको आउटपुट बोलूंगा तो क्यू पे कंसंट्रेट करना, क्योंकि क्यू बार सिंपली कंप्लीमेंट होता है क्यू का. क्यू मतलब आउटपुट समझना है, क्यू बार सिंपली आउटपुट का ही कंप्लीमेंट है. तो जब भी मैं आउटपुट के बारे में बात कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं क्यू के बारे में बात कर रहा हूँ. क्यू बार तो सिंपली क्यू का कंप्लीमेंट फॉर्म है. ठीक है, तो आउटपुट कैन बी सेट टू 0 और 1 बाय अप्लाइंग सुटेबल वैल्यू ऑन एस एंड आर. देखो जो आउटपुट है मतलब ये जो क्यू है इस क्यू का वैल्यू को मैं सेट कर सकता हूँ 0 में या तो 1 में. मतलब इसका वैल्यू 0 में सेट हो सकता है या तो 1 में सेट हो सकता है. मतलब ये जो पूरा लैच है ये 0 को होल्ड कर सकता है या तो 1 को होल्ड कर सकता है. डिपेंड कर रहा है तुमने क्या अप्लाई किया है एस एंड आर पे. ठीक है, इस एस एंड आर का कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा कि क्यू पे 0 स्टोर होगा कि क्यू पे 1 स्टोर होगा. ठीक है, तो फर्स्ट हम तुमको ये नॉर गेट को यूज करके बता रहे हैं कि कैसे ये सर्किट काम कर रहा है और कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एस के लिए क्या हमारा आउटपुट होगा. ठीक है, तो पहले नॉर गेट का एक प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि नॉर गेट में क्या होता है. एनी इनपुट 1 विल फोर्स द आउटपुट टू 0. दो इनपुट में से कोई भी इनपुट अगर 1 हो गया ना तो नॉर गेट का आउटपुट हमेशा 0 आता है. ये याद रख लो, नॉर गेट में दो इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर 1 हो जाता है तो आउटपुट हमेशा 0 आता है. यहीं से देख लो 0 0 0 0, इनको ऐड करने से 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 1 0 को ऐड करने से 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0. नॉर गेट कैसे काम करता है, पहले ऐड करता है उसके बाद उस रिजल्ट का कॉम्प्लीमेंट लेता है 1 1. तो 1 1 को ऐड करने से 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0. तो यहाँ पे देख सकते हो कि दो इनपुट में से अगर एक भी इनपुट हमारा 1 है, देखो यहाँ पे 1 है तो आउटपुट फोर्स हो गया 0 हो गया. यहाँ पे दो इनपुट में से एक इनपुट 0 एक इनपुट 1 है तो आउटपुट फोर्स हो गया 0 हो गया. यहाँ पे देख सकते हो दोनों इनपुट में से एक इनपुट तो 1 है, यहाँ तो दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 ही होगा. एक भी इनपुट अगर 1 होता है ना नॉर गेट में तो आउटपुट 0 होगा ही होगा. ठीक है, तो ये हमारा बेसिक ट्रूथ टेबल से पता चल रहा है कि दो इनपुट में से एक भी इनपुट अगर 1 हो जाता है नॉर गेट में तो आउटपुट बाय डिफॉल्ट 0 होगा. वो दूसरे इनपुट को चेक भी नहीं करेगा. दूसरा इनपुट क्या है चेक भी नहीं करेगा. नॉर गेट जानते हो ना 2 इनपुट होता है, तो 2 इनपुट में से एक भी इनपुट अगर तुम्हारा 1 हो जाता है तो नॉर गेट का आउटपुट हमेशा 0 होता है. ठीक है, तो ये पूरा कनेक्शन समझ में आ गया कि कैसे दो नॉर गेट को कनेक्ट करना है. ठीक है, यहाँ पे आर दिया जा रहा है इनपुट, यहाँ पे एस दिया जा रहा है इनपुट. अभी हम यहाँ पे इस टेबल को समझने के लिए यहाँ पे आते हैं. देखो मान लेते हैं कि मेरा आर 0 है एस 1 है, तो देखते हैं कि मेरा क्यू एंड क्यू आर के वैल्यू के ऊपर ये क्या चेंजेस लाता है. तो अगर आर 1 है यहाँ पे देख सकते हैं आर यहाँ से हम स्टार्ट करें. ठीक से इस वाले रो से हम पहले स्टार्ट किए हैं. आर कितना है माने हमने आर को 0 माने हैं, एस को क्या माने हैं 1 माने हैं. तो आर 0 है एस 1 है, तो चेक करते हैं कि क्यू क्या आता है. तो देखो दोनों इनपुट में से जानते हैं कि नॉर गेट में एक भी इनपुट अगर 1 होता है तो आउटपुट क्या हो जाता है फोर्स टू 0 हो जाता है. तो यहाँ पे ये नॉर गेट है, यहाँ पे देखो एक इनपुट तो इसको 1 गया है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये इनपुट क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये नॉर गेट हमेशा मुझे क्या आउटपुट देगा 0 ही देगा. ठीक है, तो यहाँ पे तो इस नॉर गेट का आउटपुट पता चल गया 0 होगा. क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर एक भी इनपुट तुम्हारा 1 होता है ना कोई नॉर गेट का तो उसका आउटपुट हमेशा 0 होता है. तो ये जो 0 है वो यहाँ से ऐसे ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँचेगा कि नहीं, पहुँच गया. तो यहाँ पे तो पहले से आर 0 था और ये जो दूसरा इनपुट है इस नॉर गेट को ये भी 0 है, तो 0 + 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1 मतलब 0 0 देने से नॉर गेट में क्या आता है 1 आता है. तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा 1 और ये क्यू आर क्या आया था 0 आया था. यहाँ पे 0 आया था ना मतलब क्यू आर 0 आया. तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि अगर आर का वैल्यू 0 रखे हो, सेट एस का वैल्यू 1 रखे हो तो क्यू हमारा 1 आ रहा है.
ठीक है, और क्यू बार क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, Q1 आ रहा है, Q बार जीरो आ रहा है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि अभी मेरा जो लैच है ना वो कौन से स्टेट में है, सेट कंडीशन में है या तो सेट स्टेट में है। ठीक है, तो सेट स्टेट में रहने के लिए क्या जरूरत है कि तुम R को जीरो अप्लाई करो, S में 1 अप्लाई करो। जब तुम्हारा सेट 1 रहेगा, देखो सेट अगर 1 है तो मतलब तुम्हारा आउटपुट आ रहा है। सेट अगर 1 कर दी हो, सेट 1 कर दियो मतलब आउटपुट आ रहा है। आउटपुट आ रहा है इसका मतलब हुआ Q हमारा 1 है। अगर Q 1 है तो Q बार क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा जो कि जीरो होगा। ठीक है, तो ये पूरा याद रहेगा कि नहीं। जब भी तुमको पूछा जाए कि R जीरो है, S 1 है, तो दिमाग में ये सोचना कि अगर सेट हो गया है तो सेट हो गया मतलब आउटपुट आ रहा है, और आउटपुट मतलब हम किसको मानते हैं, Q को आउटपुट मानते हैं ना। तो अगर सेट हो गया है मतलब आउटपुट आ रहा है मतलब Q हमारा 1 है। अगर Q 1 है तो Q बार उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, जीरो होगा। तो इस हिसाब से लिख देना है Q बार जीरो होगा। और सेट कैसे डिसाइड हो रहा है, देखो S 1 है, इसका मतलब क्या है, सेट इज 1। तो सेट हुआ है मतलब स्टेट क्या रहेगा, सेट ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने इस रो को याद रख लिया। अब ये जो सेट हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 है, Q बार जीरो है, और मैं चाहता हूँ कि Q मेरा हमेशा के लिए 1 होकर ही रहे। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड केस में S को जीरो, R को भी जीरो कर देता हूँ। मतलब अभी ये फर्स्ट केस था R इक्वल टू जीरो, S इक्वल टू जीरो। सेकंड केस में क्या करेंगे, R को भी जीरो कर देंगे, S को भी जीरो कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट केस में हमने किसको स्टडी किया, ये केस 1 था हमारा, केस 1। अभी हम केस 2 को देख रहे हैं, ये केस 2 है। ठीक है, केस 2 में हम क्या कर रहे हैं, सेट को भी जीरो कर दिए, R को भी जीरो कर दिया, मतलब सेट भी जीरो हो गया, रिसेट भी जीरो हो गया। अब हम चेक कर रहे हैं कि अब मेरा क्या आउटपुट के ऊपर इफेक्ट आता है इसका। तो देखो जब S जीरो कर दिए, R को भी जीरो कर दिए, तो यहाँ पे Q तो मेरा 1 था, Q बार तो जीरो था बिकॉज ऑफ द केस 1। केस 1 के लिए तो मेरा Q1 और Q बार जीरो सेट हो गया है। तो अभी ये जो Q1 है वो यहाँ से होते हुए यहाँ पे पहुँचेगा, तो यहाँ पे Q मेरा 1 है। और हमको पता है कि नॉर गेट में एक भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट हमेशा जीरो हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा नॉर गेट का क्या आएगा, जीरो आएगा, और यही जीरो फिर से इधर पहुँचेगा। तो जीरो 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 देने से नॉर गेट 1 देता है, तो मतलब Q1 आया, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। जब तुमने फर्स्ट केस में देखा था तो फर्स्ट केस में क्या आया था, Q तुम्हारा 1 आया था, Q बार तुम्हारा जीरो आया था, Q1 आया था, Q बार जीरो आया था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, केस 2 में R को भी जीरो कर दिया, S को भी जीरो कर दिया, लेकिन ये जो आउटपुट है वो Q तो 1 है, Q बार तो जीरो था। मतलब फर्स्ट केस में ही हमारा Q1 Q बार जीरो कंडीशन में था। जब यहाँ पे R को जीरो किए, S को जीरो किए, तो क्या हो रहा है ना, ये तो S जीरो है और ये Q1 है। तो ये जो Q1 है वो यहाँ से आते हुए यहाँ पे पहुंचा, और जानते हो कि कोई भी नॉर गेट में अगर एक भी इनपुट 1 होता है तो उसका आउटपुट जीरो आता है। तो Q बार जीरो हुआ और यही जीरो फिर से यहाँ पे पहुंचा, तो जीरो जीरो फिर से 1 दिया, मतलब Q फिर से 1 हो गया, Q बार फिर से जीरो आ गया, मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि अगर केस 2 में जीरो जीरो अप्लाई कर रहे हो, R को भी जीरो कर दिए, सेट को भी जीरो कर दिए, तो Q में कोई चेंजेस नहीं आएगा, Q बार में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि स्टेट अभी कौन से स्टेट में है, नो चेंज वाले स्टेट में है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी हमारा केस 2 भी खत्म हुआ। अब हम केस 3 में चलते हैं। केस 3 हो गया हमारा ये केस 3। ठीक है, केस 1 केस 2। ठीक है, तो जब भी मुझे आउटपुट को नो चेंज कराना होगा मुझे केस 2 में आना पड़ेगा। ठीक है, तो केस 3 में हम क्या कर रहे हैं कि R को 1 कर दिए, सेट को जीरो कर दिए, R को 1 के सेट को जीरो ही रहने दिए। ठीक है, R को 1 कर दिए, सेट को जीरो रहने दिए। तो जब R 1 होगा, तुमको पता है कि नॉर गेट में एक भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, फोर्स टू जीरो हो जाता है ना। तो ये Q यहाँ पे अभी जीरो हो जाएगा, और ये जीरो यहाँ से आएगा, यहाँ पे पहुँचेगा जीरो, और ये जीरो जीरो मिलकर नॉर गेट का आउटपुट क्या दे देगा, नॉर गेट का आउटपुट 1 दे देगा। मतलब अभी Q बार हमारा 1 हो जाएगा। तो थर्ड केस में क्या देखिए कि अगर R को 1 रखते हो और S को जीरो रखते हो तो उस केस में Q हमारा जीरो आता है और Q बार हमारा 1 आता है। और इस केस में हम बोलते हैं कि जो स्टेट है लैच का वो रीसेट स्टेट है। ऑब्वियसली R को अगर 1 करते हो, R स्टार्ट ही होता है रीसेट, तो रीसेट 1 है मतलब तुम्हारा लैच अभी रीसेट कंडीशन में रहेगा, रीसेट स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो देखो अगर तुम्हारा S जीरो है तो समझ जाओ कि अभी मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है मतलब Q जीरो है। जब तुम S को 1 कर रहे थे तो उस टाइम तुम क्या बोल रहे थे, S को 1 R को जीरो, तब बोल रहे थे कि मेरा आउटपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है मतलब Q 1 है। ऐसे केस 1 को बताया था ना कि जब मेरा R जीरो था और सेट को तुमने 1 किया था, मतलब S 1 है, मतलब सेट हो गया। सेट हो गया मतलब क्या, लैच मेरा सेट कंडीशन में है, इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है इसका मतलब Q 1 है और इसका कॉम्प्लीमेंट 1 है, जीरो है। ठीक है, Q 1 है और उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो है। अभी इस वाले केस में क्या हो रहा है ना, R को 1 किया मतलब रीसेट इज 1 एंड सेट इज जीरो, सेट को जीरो किया मतलब अगर सेट जीरो है ना तो दिमाग में सोच लेना, अगर सेट ही जीरो है तो कोई सेट ही नहीं हुआ है, मतलब क्या हुआ, लैच मेरा सेट ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट ही नहीं आया। आउटपुट नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट हम किसको मानते हैं, Q का आउटपुट मानते हैं। तो आउटपुट नहीं आया इसका मतलब Q मेरा जीरो है, और अगर Q जीरो है तो उसका कॉम्प्लीमेंट Q बार 1 आना चाहिए। तो ये केस भी हमको याद रह गया कि अगर 1 जीरो दे रहे हो, R का वैल्यू 1 रखे हो, सेट का वैल्यू जीरो रखे हो, तो Q हमारा जीरो रहेगा और Q बार हमारा 1 रहेगा। उस स्टेट में हम बोलेंगे कि लैच मेरा रीसेट कंडीशन में है या तो रीसेट स्टेट में है। ठीक है, तो केस 3 भी समझ में आ गया। तो केस 3 में हमने क्या देखा कि मेरा Q जीरो आ गया और Q बार 1 आ गया। अच्छा, अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा जो Q जीरो आया है वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए जीरो 1 के रहे, मतलब कोई चेंज ना हो। तो मुझे बताओ कोई चेंज नहीं होने के लिए मुझे क्या अप्लाई करना पड़ता है, R को भी जीरो, S को भी जीरो करना पड़ता है, तभी जाके कोई नो चेंज वाला स्टेट आता है कि नहीं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अभी Q जीरो मुझे मिल रहा है, Q जीरो मिल रहा है एंड आई वांट द आउटपुट टू बी जीरो फॉर इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू, लेट मेक S जीरो एंड R जीरो। अगेन आई एम केस 3 के बाद मूव कर रहा हूँ केस 2 में। मतलब फिर से मुझे क्या करना है, नो चेंज स्टेट में रहना है। अभी नो चेंज स्टेट का मतलब क्या हुआ कि Q जीरो बन के रहा है। फर्स्ट जब मैं नो चेंज स्टेट में गया था उस टाइम मुझे Q को 1 करके रखना था। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि Q को जीरो करके रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे केस 3 के बाद फिर से केस 2 में जाना पड़ेगा। R को भी जीरो कर दिए, S को भी जीरो कर दिए। अभी देखो दोनों को जीरो किए हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ से Q बार मेरा जो 1 है वो ऐसे करके यहाँ पे 1 होकर पहुँच जाएगा कि नहीं, यहाँ पे 1 होकर पहुँच गया। तो बताओ नॉर गेट में एक भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट क्या होता है, जीरो होता है। तो Q जीरो आया और यही जीरो यहाँ पे पहुँचा, जीरो जीरो 1 हुआ, मतलब कोई चेंज हुआ क्या,
जब हम केस 3 से केस 2 में जा रहे हैं, आर को 0 किए, सेट को भी 0 किए, तो उस टाइम मैंने देखा कि क्यू मेरा 0 बन के रहा, क्यू बार भी 1 बन के रहा, कोई इफेक्ट ही नहीं आया। इफेक्ट आया क्या? तुम जानते हो जब हम केस 3 में थे तो क्यू मेरा 0 था, क्यू बार 1 था, तो ये 1 जो है यहाँ पे पहुँच गया होगा और ये 0 यहाँ पे पहुँच गया होगा। बस हमने आर को 0 किया है, एस को 0 किया है, तो हम बोल रहे हैं कि हम केस 2 में आ गए हैं। तो ये 0 है, ये भी 0 है, ये 1 यहाँ पे पहुँचा है, ये 0 यहाँ पे पहुँचा है। तो 0 0 जानते हो कि नॉर गेट में 0 0 देने से 1 आता है और यहाँ पे वही 1 0 मिलके 1 0 देने से हमको पता है 0 आता है। मतलब क्यू अभी भी 0 ही बन के रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आउटपुट चेंज नहीं हुआ। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर आर 0 एस 0 होता है तो हमेशा आउटपुट चेंज नहीं होता है। अगर आउटपुट मेरा 1 है तो 1 बन के रहेगा और अगर आउटपुट मेरा 0 है तो वो 0 बन के ही रहेगा। ठीक है, पूरा कंडीशन समझ में आ गया। अभी हम लास्ट केस 4 में जाते हैं। केस 4 में क्या बोल रहा है कि अगर आर को भी 1 कर दिए और सेट को भी 1 कर दिए तो दैट इज अ इनडिटर्मिनेट स्टेट। मतलब आउटपुट तुम पता नहीं कर पाओगे, हो सकता है कि क्यू 1 आ जाए, हो सकता है कि क्यू तुम्हारा 0 आ जाए। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट इनडिटर्मिनेट स्टेट। ये बाद में बताएंगे कैसे ये इनडिटर्मिनेट स्टेट होता है, लेकिन अभी के लिए खाली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जान लो कि अगर 1 1 अप्लाई कर रहे हो, देखो नॉर गेट है और दोनों ही इनपुट आर भी तुमने 1 किया है, एस को भी तुमने 1 किया है और पता है नॉर गेट में एक भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट फोर्स टू 0 होता है। मतलब यहाँ पे क्यू भी 0 हो जाएगा, क्यू बार भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर गेट में आर को 1 दिया हो तो ये नॉर गेट का आउटपुट 0, ये नॉर गेट में एस को 1 दिया हो तो इस नॉर गेट का आउटपुट क्या होगा? 0। और हमको ये पता है कि क्यू एंड क्यू बार मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, दोनों कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों ही सेम आ गया, बट कंडीशन क्या है कि क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू क्यू बार। क्यू कभी भी क्यू बार के साथ सेम नहीं होना चाहिए क्योंकि दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो ये इसी को वायोलेट किया। अभी जब हमने 1 1 अप्लाई किया, आर में 1 अप्लाई कर दिया, सेट में 1 अप्लाई कर दिया, तो देख रहे हैं कि आउटपुट क्यू 0 आ रहा है और इसका कॉम्प्लीमेंट भी 0 आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए इसको इनडिटर्मिनेट स्टेट बोला जाता है। अदरवाइज इसको प्रोहिबिटेड स्टेट भी बोल सकते हो। और यहाँ पे क्रॉस मार्क दे देना। ठीक है, ये क्रॉस मार्क इंडिकेट करेगा कि दिस इज प्रोहिबिटेड। ये कंडीशंस को हम कभी अप्लाई नहीं करेंगे। केस 4 कभी भी नॉर्मल कंडीशन नहीं होता है। कभी भी आर को 1 एस को भी 1 नहीं कर देना। ऐसे करने से इनडिटर्मिनेट स्टेट होता है। ठीक है, इसको इनडिटर्मिनेट स्टेट भी बोलते हैं और इसको प्रोहिबिटेड स्टेट भी बोलते हैं। ये 1 1 का जो कंडीशन है वो एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे कि ये कैसे एक रेस अराउंड कंडीशन को जनरेट करता है। और वो जो रेस अराउंड कंडीशन होता है वही तुम्हारा क्या प्रॉब्लम होता है कि आइदर क्यू तुम्हारा 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि आउटपुट क्या आएगा, इसलिए उसको प्रोहिबिट किया जाता है। तो इसको एक छोटा सा 5-10 मिनट का वीडियो बाद में बना के पोस्ट करेंगे कि 1 1 कंडीशन को इनवैलिड कंडीशन या तो इनडिटर्मिनेट या तो प्रोहिबिटेड कंडीशन क्यों बोला जाता है। अभी के लिए इतना सफिशिएंट होगा। ये जान लो कि 1 1 अप्लाई कर रहे हैं मतलब दोनों ही आउटपुट 0 0, लेकिन हमको पता है कि क्यू एंड क्यू बार कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो ये कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर होना है, लेकिन एक 0 है तो दूसरा भी 0 है, जो कि वायलेट कर रहा है कॉम्प्लीमेंट कंडीशन को। तो इसलिए मान लेते हैं कि ये हमारा इनडिटर्मिनेट या तो इनवैलिड कंडीशन या तो इनवैलिड कॉम्बिनेशन हो गया इनपुट का। ठीक है, अब चलते हैं कि सर आपने तो ये बताया था कि नॉर गेट को यूज करके हम बना सकते हैं सर्किट एंड नैंड गेट को भी यूज करके। अब बता दीजिए कि सर नैंड गेट को यूज करके कैसे सर्किट बनेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने नैंड गेट का भी सर्किट बनाया है। नैंड गेट ये जानते हुए नैंड गेट का सिंबल है। नैंड गेट भी 2 इनपुट में ही काम करता है। ये नैंड गेट का 2 इनपुट हो गया और ये नैंड गेट का ये 2 इनपुट हो गया। ठीक है, और नैंड गेट का एक आउटपुट यहाँ से है और एक ये नॉन गेट का आउटपुट यहाँ से। तो क्रॉस कपल्ड कनेक्शन तो यहाँ पे भी होगा। क्रॉस कपल्ड कनेक्शन क्या होता है कि इस नैंड गेट का जो आउटपुट है वो इस वाले नैंड गेट को इनपुट गया है और इस नैंड गेट का जो आउटपुट यहाँ से मिल रहा है वो यहाँ पे देखो इस वाले नैंड गेट को इनपुट गया है। और यहाँ पे आर एंड एस अप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एस बार एंड आर बार, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस एंड आर को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एस बार अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आर बार अप्लाई करेंगे और इसके हिसाब से ये ट्रूथ टेबल या तो ये जो स्टेट टेबल, देखो इसको स्टेट टेबल कहा जाता है, ट्रूथ टेबल नहीं बोलते हैं। ट्रूथ टेबल बेसिकली हम कॉम्बिनेशनल सर्किट में बोलते थे, लेकिन जब हम सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे उसमें जो भी टेबल ड्रॉ किया जाएगा उसको स्टेट टेबल बोला जाएगा, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट रिलेशन को डिफाइन नहीं कर रहा है बल्कि ये स्टेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब देख लो कि पूरा सर्किट में क्या चेंजेस आया है। यहाँ पे आर लिखते थे ना, तो यहाँ पे एस बार लिखेंगे, यहाँ पे एस लिखते थे तो यहाँ पे आर बार लिखेंगे। बाकी यहाँ पे नैंड गेट से रिप्लेस कर देना है और यहाँ पे क्यू रहेगा और यहाँ पे क्यू बार रहेगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल ये होगा। इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल विद रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम और विद रिस्पेक्ट टू दिस डिजाइन ऑफ नैंड गेट लैच, ये होगा उसका स्टेट टेबल। तो देख लेते हैं, थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं ठीक ठाक है कि नहीं। तो ये वाले केस से स्टार्ट करते हैं हमेशा ना, तो केस 1 से स्टार्ट करते हैं। आर को 0 रखे हैं और सेट को 1 रखे। देखो नैंड गेट का एक प्रॉपर्टी जान लो कि नैंड गेट में क्या होता है, एनी इनपुट 0 विल फोर्स द आउटपुट टू 1। दोनों इनपुट में से अगर एक भी इनपुट 0 हो गया ना तो आउटपुट भाई 1 होगा ही होगा। देखो यहाँ पे 2 इनपुट में से एक इनपुट 0 है, दोनों इनपुट 0 है तो क्या हुआ, 0 × 0 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1, आउटपुट 1 है। एक भी इनपुट 0 होता है तो जानते हो ना मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा। मतलब एक भी इनपुट अगर 0 है तो प्रोडक्ट उसका क्या हो जाएगा, 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 2 इनपुट में से अगर एक भी इनपुट 0 है ना एक नैंड गेट का, तो आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा। जैसे नॉर गेट में क्या बोल रहे थे कि एक भी इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट बाय डिफॉल्ट 0 हो जाता है, वैसे नैंड गेट में क्या होता है, ये दोनों इनपुट में से एक भी इनपुट अगर 0 हो जाता है तो आउटपुट 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से केस 1 से स्टार्ट करते हैं स्टडी करना। 0 1 आर 0 है, देखो आर 0 है मतलब आर बार क्या होगा बताओ, 1 होगा। सेट 1 है मतलब एस बार क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब बताओ एनी इनपुट 0 विल फोर्स द आउटपुट टू 1। तो यहाँ पे नैंड गेट में बताओ, ये ऊपर में जो नैंड गेट है उसमें एक 0 इनपुट जा रहा है यहाँ से, तो इस 0 इनपुट जाने से नैंड गेट अपना आउटपुट को क्या कर देगा, 1 कर देगा, मतलब क्यू 1 हो गया। अभी ये 1 जो है वो यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचेगा, 1 1 देने से हमेशा आउटपुट क्या आता है, 0 आता है नैंड गेट में, तो यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ से 1 आया, यहाँ पे 1 है तो 1 1 मल्टीप्लाइड होकर 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो क्यू बार 0 आया। तो इसलिए यहाँ पे देखो केस 1 में क्या लिखा है, 0 1 है तो क्यू 1 आएगा, क्यू बार 0 आएगा, तब बोला जाएगा कि जो लैच सर्किट है वो सेट कंडीशन में है। ठीक है, सिमिलरली 1 1 1 0 के लिए चेक कर लो। अगर तुम 1 0 के लिए चेक करना चाहते हो तो आर तुम्हारा 1 है, आर 1 है तो आर बार क्या होगा, 0 होगा। सेट 0 है तो एस बार क्या होगा, 1 होगा। तो अब यहाँ पे जानते हो कि ये जो नैंड गेट है इसमें 0 जा रहा है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 1 ऊपर जाएगा, 1 1 0 होता है, 1 1 देने से नैंड गेट का आउटपुट 0 होता है। तो यहाँ पे क्यू 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा गया कि 1 0 अगर दिए हो तो
क्यू कितना आएगा, 0 आएगा, और क्यू आर कितना आएगा, 1 आएगा, और हम बोलेंगे कि लैच जो है वो रीसेट स्टेट में है। तो ये पूरा डायग्राम इस टेबल के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। जैसे ये नॉर गेट के लिए ये टेबल मैच कर रहा था, वैसे ये वाले नैंड गेट को लेकर अगर ये सर्किट को डिजाइन करोगे तो ये टेबल मैच करेगा, स्टेट टेबल, समझ गए ना। तो सिमिलरली अगर तुम केस 1 के बाद हम क्या कर रहे थे, केस 1 के बाद जा रहे थे केस 2 के पास, ठीक है। तो अगर हम 0 1 अप्लाई कर रहे हैं तो हमको ये पता चल गया कि नैंड गेट वाले जो नॉर गेट, नैंड गेट से हमने जो डिज़ाइन किया है लैच सर्किट, उसमें अगर आर को 0 एस को 1 रखते हो तो क्यू 1 आता है, क्यू आर 0 आता है। तो उसके बाद अगर तुम केस 2 में जा रहे हो, केस 2 में मतलब आर को 0 कर दिए, सेट को 1 कर दिए, तो क्या होगा, तो वही नो चेंज वाला स्टेट होगा, कोई स्टेट में चेंजेस ही नहीं आएगा। जैसे कि अभी हम कौन से स्टेट में, मतलब अभी हम Q0 आ रहा है, Q0 आ रहा है, मतलब रीसेट स्टेट में है मेरा लैच। तो मतलब हम केस 3 में देखते हैं, केस 3 से अगर मैं फिर से केस 2 में जा रहा हूँ तो नो चेंज हो रहा है कि नहीं। तो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर को 0 सेट को 0, तो दोनों को 0 करने के लिए एस बार को 1 करना पड़ेगा, आर बार को भी 1 करना पड़ेगा, ठीक है। आर 0 है, सेट भी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, एस बार 1 हो गया, आर बार 1 हो गया, तो 1 1 दिए हैं, ठीक है। तो 1 1 देने से क्या होगा, देखो अभी क्यू 0 है एंड क्यू बार 1 है, क्योंकि अभी अभी हम कौन सा स्टेट से जा रहे हैं, केस 3 से होते हुए जा रहे हैं केस 2 में। तो केस 3 में तो हमको पता है क्यू 0 था और क्यू बार 1 था, तो क्यू 0 में है और क्यू बार 1 में है, तो ये 1 यहाँ पे आके पहुँच गया, और ये जो 0 है वो यहाँ पे आके पहुँच गया, ठीक है। तो अब बताओ कि 1 1 जाने से क्या होता है, नैंड गेट का आउटपुट 0, मतलब कोई चेंज आया नहीं आया, और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 0 1 से क्या आएगा, आउटपुट 1 आएगा, तो 1 है मतलब क्यू बार भी कोई चेंजेस नहीं आया। तो ये जो नो चेंज वाला तो इसके लिए भी वैलिड है कि अगर मैं केस 3 के बाद केस 2 में फिर से जा रहा हूँ तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर केस 1 के बाद, जब केस 1 हम कर रहे थे उस टाइम हमको क्या पता है कि क्यू मेरा 1 आया था और क्यू बार मुझे 0 आया था कि नहीं, जब हम केस 1 को फर्स्ट स्टडी किए थे तो उस टाइम मेरा क्यू 1 था और क्यू बार मेरा 0 था, तो यहाँ पे 0 पहुँच गया और ये 1 यहाँ पे 1 पहुँच गया। तभी देख सकते हो कि यहाँ पे 1 1 जा रहा है, तो 1 1 देने से नैंड गेट का आउटपुट 0 ही रहता है, तो मतलब क्यू बार में कोई चेंजेस नहीं आया। यही क्यू बार का जो वैल्यू है वो यहाँ पे पहुँचा 0, और 1 0 देने से आउटपुट 1 आता है, मतलब क्यू भी अभी 1 ही होकर रहा। तो मतलब केस 1 के बाद अगर तुम केस 2 में जा रहे हो तो कोई चेंज नहीं होता, तो मतलब यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे नो चेंज लिखना पड़ेगा, स्टेट क्या होगा, नो चेंज रहेगा। और अगर 1 1 अप्लाई, देखो फोर्थ केस क्या है, केस 1 के बाद हमने क्या स्टडी किया था कि केस 2 में जाते हैं, केस 2 में जाते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है, मतलब क्यू फिर से 1 ही रहेगा, क्यू बार 0 ही रहेगा। अगर केस 3 से स्टार्ट किया हो, अगर केस 3 स्टडी किए, केस 3 में क्या हुआ था, 1 0 अप्लाई किए तो क्यू 0 क्यू बार 1, और उसके बाद अगर केस 2 में जा रहे हो तो नो चेंज होगा, मतलब क्यू 0 रहेगा, क्यू बार 1 रहेगा। फाइनली केस 4 में जाते हैं कि अगर हम 1 1 अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, तो आर भी 1 है, सेट भी 1 है, मतलब एस बार भी 0 है, आर बार भी 0 है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ये 0 ये 0, तो अगर नैंड गेट जानते हो कि 0 अगर दे रहे हो तो उसका आउटपुट 1 ही आएगा, तो यहाँ पे क्यू 1 आएगा और यहाँ पे क्यू बार भी जो है वो 1 आएगा। तो लेकिन ये तो पता है ना, क्यू एंड क्यू बार should not be equal, they are complement to each other होना चाहिए, ठीक है। so to satisfy this condition I can say that this is an invalid state because यहाँ पे q भी 1 आ रहा है, q बार भी 1 आ रहा है, that means it is not satisfying our requirement that q should not be equal to q bar, that's why I can say this is an invalid or indeterminate or prohibited state, okay। तो इसके लिए भी prohibited state या इसको बोला जा सकता है। लेकिन you can argue in a different way that कि सर अगर यहाँ पे 1 1 आ रहा है और मैं ये क्यू बार को आउटपुट के हिसाब से ट्रीट ही नहीं कर रहा हूँ, खाली इसको क्यू को ही 1 के हिसाब से, मतलब इसी को ही एक आउटपुट पिन के हिसाब से देख रहा हूँ, तब क्या मेरा एम्बिग्यूटी जनरेट हो रहा है, तब तो मेरा कोई एम्बिग्यूटी जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सर्किट में 2 इनपुट है और एक ही आउटपुट पिन मैं यहाँ से ले रहा हूँ, खाली क्यू को मैं आउटपुट पिन के हिसाब से कंसिडर कर रहा हूँ, क्यू बार को मैं आउटपुट पिन के हिसाब से कंसिडर ही नहीं किया, तो कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है। तो इसको थोड़ा समझने के लिए मैं 5 मिनट का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें रेस कंडीशन क्या है वो थोड़ा बताऊंगा, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा कि यहाँ पे क्यों ऐसा क्या बोला जाता है कि अगर तुम आर को 1 एस को 1 कर रहे हो, नैंड गेट का कॉम्बिनेशन है, तो उसके केस में क्यू भी 1 आएगा, क्यू बार भी 1 आएगा, और हम बोल देंगे कि ये इनवैलिड स्टेट है। तो इसको समझाने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे। लेकिन एग्जाम में अगर तुम खाली इतना भी लिख देते हो कि यहाँ पे क्यू एंड क्यू बार मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं, इसलिए हम बोल देते हैं कि इनडिटर्मिनेट स्टेट, ओके। थैंक यू।